हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और स्वागत है मेरे ड्रीम सीएससी के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर मैं आपको टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ जो कि 2025 का प्रीलिम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा और टेस्ट सीरीज़ लगाना उनके लिए आसान होगा। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चन साथ में अटैम्प्ट करते हुए और एक्सप्लेनेशन भी साथ में आपको मिल जाए। ठीक है, बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो कारगर साबित होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल है ड्रीम CSE, ये @ड्रीम CSE, आप ये टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली की न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, और जिनको भी इस टेस्ट की हार्ड कॉपी चाहिए, अगर हार्ड कॉपी की नीड होती है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, Harish_69696। ठीक है, @ करके आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो उनको ये हार्ड कॉपी भी भिजवा दी जाएगी, जिसमें कि सिर्फ आपको टेस्ट की कीमत और कुरियर कॉस्ट लगेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं देने हैं। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, अब ये वीडियो का है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में बना चुका हूँ। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन इस टेस्ट के करवा दिए गए हैं। पार्ट 2 में आगे के 50 बचे हुए क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आगे के 50 क्वेश्चंस को। और जो भी लोग टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं वो विज़न की टेस्ट सीरीज़ की मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करते हैं। आप लोगों को देखो, टेस्ट देने का एक तरीका है, सिंपल सा तरीका है। आप पहले तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51। हम इस क्वेश्चन 51 की बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन को वीडियो को प्ले करिए और देन सोचिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का गठन प्रशुल्क एवं व्यापार समझौते पर GATT को प्रतिस्थापित करके किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है कि केवल अरब प्रायद्वीप में तेल उत्पादक देश ही ओपेक पेट्रोलियम यानी कि निर्यातक देशों के संगठन की सदस्यता के पात्र हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरा स्टेटमेंट भी हम देखते हैं। पहले हम कुछ समझ लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि WTO है और GATT है, तो GATT जो है GATT ये है 1948 से लेकर 94 तक ये काम करता रहा है। ये इस समय तक अस्थायी रूप में था। ठीक है, अस्थायी रूप में। तो अब इस समय देशों को लगा कि यार व्यापार समझौता करना है, तो इसलिए कोई स्थायी संस्था की ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्हें स्थायी संस्था की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने किसके लिए ज़रूरत थी, उन्हें करना था मुक्त प्लस निष्पक्ष व्यापार करना था। इसलिए उन्होंने 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन किया। ठीक है, तो WTO का गठन किया। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, WTO का जो गठन किया, WTO वस्तु सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर और ये गुड्स सर्विस और बौद्धिक अधिकारों के संबंध में IPR राइट्स जो होते हैं उनके संबंध में कार्य करता है, तीनों के रूप में कार्य करता है। जबकि जो GATT था, सिर्फ जो GATT है, GATT सिर्फ काम करता था ओनली केवल वस्तुओं तक, यानी कि वस्तुओं के संबंध में ही व्यापार करता था, ओनली वस्तु से संबंधित व्यापार करता था GATT। जबकि WTO ने इस चीज़ का विस्तार किया, वस्तु सेवा और IPR राइट से संबंधित इन्होंने काम किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सदस्य देश रहे हैं, किस तरह से रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अब देखेंगे, अब मैंने इतनी चीज़ आपको बताई, GATT 1948 तक रहा था। तो जैसे देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का गठन प्रशुल्क व्यापार समझौते को प्रतिस्थापित करके गया था, GATT को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा अब हम देखते हैं, केवल अरब प्रायद्वीप के तेल उत्पादक देश ही ओपेक की सदस्यता के पात्र होंगे। अब पहले हम ओपेक देख लेते हैं कि ओपेक में कितने सदस्य लोग हैं, कैसे हैं। तो ओपेक क्या है? ओपेक जो है अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बोलते हैं, अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, और ये किस तरह का है? ये स्थायी है। ठीक है, प्लस में ये स्थायी है। अब इसका गठन कब हुआ था? एक बगदाद सम्मेलन हो रहा था, बगदाद सम्मेलन। यहाँ पर इसका जो गठन किया गया, इस समय ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब प्लस में वेनेजुएला, ये देश थे। यानी कि कौन कौन से आपका बगदाद सम्मेलन में भाग ले रहे थे? इराक, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला और कुवैत, इन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम
ये पहले इसका जो है, अब देखिए सबसे पहली एक चीज़ और, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था। तो पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो इस 5 साल के लिए यानी कि 5 ईयर के लिए इसका हेड क्वार्टर था जिनेवा में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। अब उसका बाद में कहाँ पे है इसका, वियना, कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो अभी बाद में अब जो इसका हेड क्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है, वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, पहले ये जिनेवा में था, ठीक है। ओपेक के बारे में अब आप समझ चुके। तो ओपेक क्या है कि भाई तेल वगैरह जहाँ निकलते हैं वो उत्पादक देश होते हैं, उनके लिए होता है। देखिए अब इसमें देखेंगे केवल अरब प्रायद्वीप के तेल उत्पादक देश ही इसके ओपेक के सदस्यता के पात्र है, तो ये गलत बात है। अब हम देखते हैं इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, ठीक है। तो अब इसकी हम सदस्यता की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि मैंने आपको बता दिया जैसे किसने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला ने इसे गठन किया था। अब इसमें उसके बाद में पहले इसमें शामिल होता है कतर। कतर जो है 1961 में शामिल होता है, लेकिन इसने खुद ने कह दिया कि 2019 में भाई मैं अपनी सदस्यता समाप्त कर रहा हूँ ओपेक देशों से। तो कतर भाई साहब यहाँ से चले गए। ऐसे ही बाद में हुआ इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया इसमें 1962 में शामिल होता है, 1962 में, लेकिन इसने भी 2009 में कह दिया कि भाई मैं इससे अपनी सदस्यता रद्द कर रहा हूँ, तो वो इसने सदस्यता वापस ले ली। उसके बाद इसने देखो इसने क्या किया, जनवरी 2016 में फिर सदस्य बना। उसके बाद नवंबर 2016 में इसे पुनः निलंबित कर दिया गया है, पुनः निलंबित। अब मैं इसका काटा का निशान लगा देता हूँ, ठीक है। इसे 2019 में 16 में पुनः निलंबित कर दिया गया। उसके बाद में फिर इसमें आया लीबिया। लीबिया आया 1962 में, ठीक है। उसके बाद अल्जीरिया आया। अल्जीरिया आता है आपका 1969 में। और फिर नाइजीरिया आया, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, नाइजीरिया। नाइजीरिया आपका आता है 1971 में। अब इसके बाद देखेंगे फिर आता है इक्वाडोर। इक्वाडोर 1973 में आता है। फिर इसने 1992 में अपनी सदस्यता समाप्त करी। फिर उसके बाद दोबारा 2007 में ये अपना इसका सदस्य बना। कब, अक्टूबर 2007 में इसने सदस्यता दोबारा बनने की। फिर उसके बाद में फिर ये 2020 में घोषणा कर दी कि भाई मैं इसका सदस्य नहीं रहूँगा। तो इक्वाडोर अब इसका सदस्य के रूप में नहीं है। ऐसे ही हम देखेंगे तो कांगो आया। कांगो आया जो आपका है 2018 में कांगो आता है। फिर उसके बाद इक्वाडोर गिनी। इक्वाडोर गिनी इसमें आता है आपका 2017 में, सॉरी, ठीक है, 2017 में इक्वाडोर आता है। इसके बाद आता है आपका कांगो, ठीक है। ऐसे ही करके एक देश और रहा है गैबॉन। गैबॉन जो है 1975 में इसमें आया था। फिर इसने 1975 में कह दिया मैं नहीं रहूँगा, दोबारा से 2016 में ये फिर का इसमें आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, आप नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए कि कौन कौन सदस्य कब आए कब गए। इस तरह से आपको पूरा इसके बारे में पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि केवल इसमें अरब प्रायद्वीप के तेल उत्पादक देश ही नहीं, अन्य सदस्य भी आ सकते हो। तो इसलिए दो स्टेटमेंट गलत है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बनेगा केवल एक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। तो कथन है कि विस्तृत आधार और शीर्ष की ओर संकुचित होने वाला देश की जनसंख्या का पिरामिड भावी आर्थिक समृद्धि की उच्च क्षमता का प्रतीक है। दूसरा कथन है विस्तृत आधार जनसंख्या पिरामिड युवा जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत और पर्याप्त श्रम शक्ति को का उपयुक्त रूप से दर्शाता है, ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। जनसंख्या जो पिरामिड है इस तरह से बनता है। देखिए जनसंख्या पिरामिड क्या, सबसे बेस में रहेगा, इसमें एक आयु वर्ग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। जैसे इस तरह से होगा, ठीक है। इधर रहेंगी फीमेल, इधर रहेंगे मेल। अब इसमें रहेगा एज ग्रुप, जैसे कि इस तरह से बनना शुरू होता है। इसका आधार चौड़ा होता है, ओके। अभी जनसंख्या पिरामिड इस तरह का भी बन सकता है, ठीक है। ऊपर बड़ा भी हो सकता है, ऊपर कम भी हो सकता है, यानी कि कोई इसका निश्चित आकार नहीं है, डिपेंड कर रहा है कि देश में जनसंख्या। जैसे कि मान लेते हैं 0 से 5 साल के बच्चे यहाँ पे हैं, जैसे कि 6 से 10 से के इतने हैं, और 15 से 20 के इतने हैं, या 15 से 65 के इतने, ऐसे करके इसमें बीच में जो यहाँ इस लाइन में लिखा जाएगा वो एज ग्रुप लिखा जाता है, ठीक है, एज ग्रुप। अब यहाँ पे कितनी जनसंख्या है उतने बच्चों की, कितने बुजुर्ग हैं, ऊपर अब बुजुर्ग हैं। मान लो किसी देश में, जैसे जापान बूढ़ा हो रहा है, ऐसा देश है, तो जापान का जो पिरामिड है वो इस तरह से बनेगा। भाई ऊपर का जो ये वाला पोर्शन है ज़्यादा है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुषों पे, ये भी यहाँ पर दिखेगा। तो जनसंख्या पिरामिड का बारे में ये बता रहा है। अब इसमें क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ ये सब इसमें दिखाने के लिए आता है। कोई इसका फिक्स नहीं है कि ओरिजिनल पिरामिड के रेट में नहीं बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में हम थोड़े से डेटा जान लेते हैं। यहाँ पर इंडिया में 2021 में जो पॉपुलेशन थी वो 0 से 14 साल, यानी कि 0 से 14 साल पर, ये डेटा है 2021 का, मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। 2021 में जो पॉपुलेशन थी ये थी लगभग 25.69, यानी कि 25.69
थी इंडिया की पॉपुलेशन परसेंटेज में, ठीक है। उसके बाद में अगर जो एज ग्रुप में आता है 15 से 64 के जो थे, 15 से 64 के लगभग 67.51% था। उसके बाद जो है लगभग 65 प्लस के जो लोग थे उनका 6.83%। अब आप देखिए भारत में कितने, भारत में जो है युवा यानी कि जो कार्य बल है वो उनकी जनसंख्या बहुत है, इसलिए भारत को युवा देश कहा जाता है। तो ये डेटा हो गया। अब हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो लगभग 0.72% की पॉपुलेशन की हमारी ग्रोथ रेट चल रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी 0.72% है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विस्तृत आधार यानी कि नीचे का हिस्सा चौड़ेगा, शीर्ष की ओर संकुचित होने वाला देश का जनसंख्या पिरामिड भावी आर्थिक समृद्धि की उच्च क्षमता को दिखा रहा है। देखिए जब शीर्ष की ओर संकुचित होगा यानी कि बुजुर्गों की संख्या कम होगी, विस्तृत आधार होगा, नौजवान लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, मतलब शिशु हो रहे हैं, फिर वो नौजवान होंगे यानी कि कार्यबल ज़्यादा होगा, तो आर्थिक समृद्धि की क्षमता का प्रतीक होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि विस्तृत आधार जनसंख्या वाला पिरामिड युवा जनसंख्या की बड़ी प्रतिशत और पर्याप्त श्रम शक्ति को दर्शाता है। ये भी सही है, इसीलिए ये ठीक होगा, इसलिए इसका आंसर आता है 1। आप लोगों से उम्मीद है कि अगर मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका सही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, वीडियो के अंत तक बना रहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जिन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वो वीडियो को 1.5 की स्पीड पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो अनफिल्टर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे, संसद ने हाल ही में जल प्रदूषण की रोकथाम और संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की विधि, सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी, ठीक है। अभी हम बताएंगे इसके बारे में, पाठ करते हैं पहले। दूसरा देखेंगे, यह अधिनियम 1974 के जल अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए सरकारी विभाग और मंत्रालयों को छूट प्रदान करता है। देखिए कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि किसी भी उल्लंघन यानी कोई भी उल्लंघन किया जा सकता है। भाई पानी में तुम तेजाब मिला दोगे क्या जाके पीने वाले में? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जल प्रदूषण तो होगा, तो मंत्रालय को और विभागों को क्यों छूट देगा? तो ये तो गलती हो गया। अब तीसरा देखते हैं, अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए एजुकेटिंग अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके आदेश के विरुद्ध किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। देखिए आपने सुना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये क्या है, पर्यावरण से संबंधित है, जिसका गठन 2010 में किया गया था। आप देखेंगे कि एनजीटी के सामने ऐसी चीज़ों में प्रदूषण से वगैरह से रिलेटेड अपील यहाँ की जाएगी, या कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगाना है तो पहले एनजीटी से परमिशन लेनी होती है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय की बात नहीं है, यहाँ पर एनजीटी होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में किया जाएगा, इसलिए 3 भी इसका गलत होता है। अब पहला हम देखेंगे इसका, और पहली बात अभी इसकी अपील कब की जाएगी अभी देखते हैं। जैसे ये एजुकेटिंग अधिकारी है, इसने किसी पर जुर्माना लगा दिया, मान लीजिए जुर्माना लगाया उसने 100 रुपये। अब 100 रुपये का कम से कम 10 रुपये वो जमा कर देगा पहले, यानी कि इसका 10% जमा करेगा, उसके बाद ही वह योग्य होगा कि एनजीटी के सामने वो अपील कर सके, यानी कि पहले उसे जुर्माने का 10% जमा करना होगा। ये नए कानून के तहत है, अभी जो संशोधन किया है उसमें। उससे संशोधन से पूर्व ये था कि जो राज्य सरकार का राज्य प्रदूषण बोर्ड था उसके अध्यक्ष की जो सेवा शर्तें थी उन्हें राज्य सरकार निर्धारित कर सकती थी, लेकिन अब कौन करेगा? अब करेगी केंद्र सरकार, ठीक है। अभी केंद्र सरकार करेगी। जो ये एक्ट था उससे पहले सिर्फ राज्य सरकार कर सकती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार करेगा, ठीक है। और अगर देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी इसमें एक चीज़ और है, अगर किसी भी उल्लंघन यानी कि कोई सरकारी विभाग या मंत्रालय कोई अगर इस चीज़ का उल्लंघन करता पाया जाता है, उल्लंघन दोषी साबित हो जाता है, तो उस विभाग का जो प्रमुख होगा उस विभाग के प्रमुख की 1 माह की सैलरी काट ली जाएगी दंड के रूप में, ठीक है। यानी कि उसके विभाग के किसी भी अधिकारी से भी अगर कोई गलती होती है तो विभाग प्रमुख को इसमें से 1 माह की सैलरी काट ली जाएगी। तो इसलिए आप देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 भी इसका गलत हो गया। अभी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और यूटीज़ में इसको इम्प्लीमेंटेशन मिला, ठीक है। तो 53 का जो है आंसर कोई भी सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। अब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के बारे में पूछा हुआ कुछ जैसे मंगलोइड, कॉक्सॉइड एंड कैपेओइड, निग्रोइड और ऑस्ट्रेलॉइड कुछ होते हैं, वैसी प्रजातियों के बारे में पूछा हुआ है। यह मानव प्रजाति उन व्यक्तियों से संबंधित जिनकी त्वचा का रंग गोरा, सीधे लहराते बाल, पतली मुखाकृति होती है, श्वेत प्रजाति के रूप में वर्णित किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय और पश्चिमी एशियाई आबादी में संबंध है। उपयुक्त परिच्छेद में से किस मानव प्रजाति का वर्णन मिलता है? देखिए निग्रोइड तो आप समझ जाएंगे अफ्रीकी देश में मिलते हैं, यानी कि आपका अफ्रीकी मूल के निवासी होते हैं, काले होते हैं, रंग सांवला होता है, तो ये तो इसका होगा ही नहीं।
कैपोयोड जो है ये दक्षिण अफ्रीकी है, ये भी दक्षिण अफ्रीकी हैं। दक्षिण अफ्रीकी समूहों को कैपोयोड है माना जाता है। इन्हें और कह दिया जाता है बुशमैन, आपने सुना होगा बुशमैन कहते हैं, या होटेंट भी इन्हें कहा जाता है, होटेंट भी इन्हें कह देते हैं। तो ये कैपोयोड भी नहीं होगा। मंगलोइड की बात करते हैं तो मंगलोइड क्या है, मंगलोइड कहाँ मिलते हैं, पूर्वी एशिया में आपको मंगलोइड मिलेगा, और यह मूल अमेरिकी हैं, मूल अमेरिका के हैं ये लोग, मूल अमेरिकी में भी हैं, तो मंगलोइड वहाँ पे मिलते हैं। बचे ये यूरोपीय, तो ये कॉक्सॉइड कहा जाते हैं। एक और बचता है ऑस्ट्रॉइड, ठीक है, ऑस्ट्रेलॉइड बचता है। ये कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये लोग मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का इसका आंसर होगा बी, कॉक्सॉइड इसका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, क्रा जल स्थल संधि के बारे में। स्थल संधि क्या होता है, यानी कि स्थल संधि यानी कि एक स्थल ये रहा, एक स्थल है, इन दोनों को आपस में एक पतली पट्टी होती है, जोड़ती है। या फिर ऐसे मान लेंगे इधर एक सागर है, इधर एक सागर है, इन दोनों के सागरों को अलग कर रही है ये एक पट्टी, ये स्थल संधि कह दी जाती है। अब क्रॉस के बारे में पूछा है, क्रॉस स्थल संधि कहाँ पर है। क्रॉस स्थल संधि देखिए, ये क्रॉस का क्या, ये क्या करती है, इधर इसके अंडमान सागर है, अंडमान सागर है, इधर इसके थाईलैंड की घाटी है, ठीक है, थाईलैंड की खाड़ी यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच के अंदर है, इन्हें अलग करती है ये क्रॉस स्थल संधि। तो ये कहाँ पर है, ये थाईलैंड में है, और ये कहाँ है, मलय द्वीप है, वहाँ प्रायद्वीप है, उसका भाग है, मलय प्रायद्वीप का ये भाग है, क्योंकि थाईलैंड का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। देखिए इजी क्वेश्चन आया है यहाँ पे। हाल ही में उड़ीसा में एक स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो जैव विविधता विरासत स्थल होते क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी होती हैं, ठीक है, जो इन्हें कहा जाता है BHS। BHS क्यों बनाया जाता है, देखिए वहाँ पर अगर कोई प्रजाति का क्या कहते हैं, अगर समाप्ति की ओर है तो उसके ध्यान रखरखाव संरक्षण करने के लिए विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया जाता है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया जाता है, और उसे संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक मानी जाती है, अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखेंगे कि एक इसमें से पूछा गया कि कौन से जैव विविधता विरासत स्थल का सर्वोत्तम वर्णन करता है, पहले ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुछ जैव विविधता विरासत स्थल हैं, यानी कि ये BHS दिए हुए हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे, यह ओडिशा के सबसे दक्षिणी क्षेत्र कोरापुट जिले में स्थित है, पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। अपने पवित्र उपवनों के कारण इसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है, ये भी ठीक है भाई, ये तो सारे सही दिए हुए ना। ये भगवान शिव के प्राकृतिक चूना पत्थर गुफा मंदिर के साथ में निकट है। भगवान शिव को क्या भी कह दिया जाए, देखिए मंसूरू पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, गंधमरमन पहाड़ियाँ, ठीक है। लेकिन गुप्तेश्वर, भगवान को गुप्तेश्वर भी कहा जाता है, शिव जी को, तो गुप्तेश्वर वन इसका सही आंसर होगा। कॉमन सेंस से इसका आंसर दिया जा सकता था। इसी तरह का कॉमन सेंस आपको UPSC में भी यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रजातियों के नाम बोल रहा हूँ, जैसे जीव जंतुओं में मगर, क्रोकोडाइल, कांगेर वैली, रॉक गैको, एग्वीफुना, जो सामान्य पहाड़ी मैना के रूप में होती है, जैसे सफ़ेद बेलदार कटफोड़ का मिलता है, यानी कि वुड पैकर, बेंडेड बे कुक्कू मिलती है, आदि ऐसे यहाँ पर मिलते हैं। और ये ओडिशा की फोर्थ है, यानी कि फोर्थ ओडिशा की है, उससे पहले की तीनों यही हैं, गंधमरमन, महेंद्रगिरी, मंसूरू। 2019 में मंसूरू को किया गया था। और गजपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आ जाती है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। आप महेंद्रगिरी को देख के कन्फ्यूज हो सकते हो भाई साउथ की कोई पहाड़ी, बट ये उड़ीसा के पूर्वी घाट के हिस्से में आती है, ठीक है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो गुप्तेश्वर वन है, यहाँ पर पुष्प की प्रजातियाँ मिलती हैं, जैसे तुरही वृक्ष मिलता है, इंडियन स्नेक रूट वृक्ष मिलता है, कुमकी गम ट्री मिलता है, आदि यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी इंडिया में टोटल 45 BHS है, ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हम 57 देखेंगे, इसका आंसर डी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, यहाँ पर तेल शोधन कारखानों के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ। तेल शोधन कारखाने और इनकी अवस्थिति, तेल शोधन कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे देखेंगे कि तेल शोधन तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में है, पारादीप आपको पता होगा, पारादीप उड़ीसा के अंदर में है, कोयली गुजरात में पड़ता है, बोंगाई गांव जो है असम में है। तो इसलिए इसका आंसर होगा केवल 2 युग्म सही होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तातीपाका आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, कोयली गुजरात और बोंगाई गांव आसाम के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन एस्पाइडस के बारे में पूछा हुआ है।
ये जो है ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है, अभी आपने देखा होगा कि रेड सी में प्रॉब्लम चल रही थी, तो रेड सी में मालवाहक जहाज़ों को सुरक्षा संरक्षण देने के लिए ये सब चीज़ें हुई थी। तो ये किसके द्वारा ये कहाँ कहाँ पर संचालित हुआ है, देखिए बाब अल मंदेब, आप मैप ले लीजिएगा, मैपिंग अपनी एटलस उठाइए, वहाँ पर देखिए बाब अल मंदेब कहाँ पर है, और उसके बाद होरमुज जल संधि कहाँ पर है, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, होरमुज। लाल सागर देखिए, लाल सागर से सटे हुए देश देखिए, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर, ये सब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र हैं, इन पर ये ऑपरेशन एस्पाइडस को संचालन किया गया है, ठीक है, बाई किसके द्वारा, बाई यूरोपीय संघ के द्वारा, यानी कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा। अब आप देख लीजिए कि इजराइल की गाजा पट्टी भी सैनिकृत करने में कोई मतलब ही नहीं है, रूस यूक्रेन के हमले से इसका कोई मतलब नहीं बनता, अदन की खाड़ी में समुद्री पायरेसी को बढ़ते हुए नहीं, ठीक है, यह लाल सागर के मालवाहक जहाज़ों को ईरान सहित हूती हमलों से बचाने के लिए यूरोपीय संघ की एक पहल है, बिल्कुल सही है, यूरोपीय संघ की एक पहल है, इसलिए इसका आंसर आता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, पार महाद्वीपीय रेल मार्गों से उनसे संबंधित दो अंतिम शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। देखिए पार महाद्वीप क्या है, ये यानी कि एक कॉन्टिनेंट को पार करके दूसरे में, जैसे कि रूस की सबसे बड़ी आपको पार साइबेरियन रेलवे चलती है, ठीक है, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को पार कर जाती है, ठीक है। अब देखिए पार साइबेरियन जो है रूस की जो है कहाँ से चलती है, सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप और व्लादिवोस्टॉक एशिया को जोड़ती है, यहाँ पे ये कहाँ, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक को जोड़ती है एशिया में, ठीक है, तो यहाँ पे चलती है। मॉस्को बीजिंग के बीच से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए एक स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखेंगे पार कैनेडियन रेलवे जो है वैंकूवर हैलिफैक्स के बीच में चलती है, बिल्कुल सही है। संघ प्रशांत रेलवे भी न्यूयॉर्क शहर के सैन फ्रांसिस्को तक चलती है, सही है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है, ये ओरिएंट एक्सप्रेस आपकी चलती है पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक ये चलती है, ओरिएंट एक्सप्रेस। ये लगभग इसने क्या किया है, ये अब जो पहले यात्रा का यहाँ समय लगता था 10 दिन का, उस दिन को घटा के इसने 96 घंटे में अब ये सफ़र को तय कर देती है ओरिएंट एक्सप्रेस, इसलिए ये है। ये क्यों की जाती है, जैसे पार कैनेडियन रेलवे है, क्यों चलती है भाई, ये गेहूं और मांस का एक दूसरे निर्यात करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के वर्क के लिए करते हैं। जैसे अभी इसमें बचता है पर्थ सिडनी कहाँ पर है, पर्थ सिडनी चलती है आपकी ऑस्ट्रिया के पार महाद्वीप में चलती है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। आप देखिए पर्थ सिडनी, अब इस तरह से आप देखेंगे इसके दो सही हैं, यानी कि केवल 2 युग्म सही, यानी कि 2 और 3 इसके सही हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस का ध्यान रखिए, आगे भी इसका एक क्वेश्चन आने वाला है। देखिए सेम क्वेश्चन आया है, मतलब ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन के बारे में है। अफ्रीका में चलने वाली ब्लू ट्रेन दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन को नामीबिया में विंडहोक से जोड़ती है। देखिए ये गलत बात है, नामीबिया में विंडहोक से नहीं जोड़ती है, ये केप टाउन से जो चलती है, केप टाउन से पेंटोरिया तक चलती है भाई ये, ठीक है। ब्लू ट्रेन कहाँ है, अफ्रीका में चलने वाली ट्रेन है, ये केप टाउन को पेंटोरिया तक जोड़ती है, इसलिए एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, विंडहोक तक नहीं जोड़ती है। दूसरा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस पार महाद्वीप रेल मार्ग जो तुर्की को इस्तांबुल से जर्मनी से सेटरबर्ग से जोड़ता है, तो ये गलत है, मैंने अभी आपको बताया, ये पेरिस से इस्तांबुल के बीच में चलने वाली है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, आप भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखेंगे कि खंबात की खाड़ी के बारे में प्रश्न है। उपयुक्त में से संभावित पेट्रोलियम भंडार, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही स्टेटमेंट को मतलब आप यूपीएससी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आपको पकड़ना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ संभावित पेट्रोलियम भंडार माने जाते हैं, संभावित, अगर संभावना तो कहीं भी पेट्रोल मिलने की है ना, तो जैसे खंबात की खाड़ी बिल्कुल मिल सकता है, पश्चिमी तट पर महाद्वीपीय सेल मिल सकता है, कावेरी बेसिन में मिल सकता है, ये कह देता गंगा बेसिन में तो भी मिल सकता है, गोदावरी कहता तो भी मिल सकता है, तो इसलिए इसका सभी 3 आंसर होगा। अब ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन कैसे, जो कि समुद्रों के नीचे दब जाते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन सभी और हाइड्रोकार्बन्स कहाँ मिलते हैं, अवसादी सेलों में मिलते हैं, जो कि समुद्री वगैरह से रिलेटेड, समुद्र मूल रूप से समुद्री अवसाद जिसमें होते हैं, लेकिन सभी अवसादी सेलों में हाइड्रोकार्बन्स नहीं मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना, सभी अवसादी सेलों में हाइड्रोकार्बन नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में है। राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी कि AYUSH आयुष मिशन, ये कब है, 2014 में सरकार ने शुरू किया था, ठीक है। और ये कब है, जब 12th
5th ईयर प्लान चल रहा था, यानी कि 2012 से लेकर 2017 का प्लान चल रहा था, इसमें चल रहा था, तब इस समय से लॉन्च किया गया था 2014 में, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। अब आयुष का क्या मतलब, आयुष का ए का मतलब होता था आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, ठीक है, और आपका हो जाता है एच से एस से सिद्धा, और एच से हो जाता है होम्योपैथी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके बीच में कवर होती हैं। अब देखिए, भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है, ठीक है भाई, करता है, क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को तो प्रोत्साहन करता है। ये क्या करता है, दूसरा है इसके दायरे में सोवा रिगपा और प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मिलित होती है। देखिए, सोवा रिगपा इसके अंदर शामिल नहीं होती है, आयुर्वेद में मैंने बता दिया। आयुष में आयुर्वेद, योगा, यूनानी और क्या कहते हैं आपका सिद्धा और होम्योपैथी, ये इसके बीच में शामिल होते हैं। इसमें प्राकृतिक चिकित्साओं को भी शामिल किया जाता है। अब देखेंगे कि सोवा रिगपा क्या है। तो सोवा रिगपा जो है, अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर संसदीय समिति ने इसे आयुष में शामिल करने की कहा। किसने? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर एक संसदीय समिति है, उसने कहा है कि भाई इसमें सोवा रिगपा को भी इसमें ऐड कर लो। तीसरा हम देखेंगे, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। देखिए भाई, ये एक तो पहली बात तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं भाई, ये आयुष मंत्रालय ही बनाया हुआ है, आयुष मंत्रालय द्वारा की जाती है। दूसरा अब देखेंगे, आयुष दिवस भी मनाया जाता है। आयुष दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, ओके। तो इसलिए होगा इसका आंसर एक सही, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63, मानव भूगोल के बारे में क्वेश्चन है। मानव भूगोल में सन्नगर पद का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? देखिए, परिभाषित क्या करता है, सन्नगर की बात कर रहा है, नगर के निकट की बात कर रहा है भाई। क्वेश्चन को इसको आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए। अब देखिए, जैसे इसका है, मूलतः अलग अलग नगरों और शहरों में आपस में मिल जाने पर निर्मित एक विशाल नगरीय विकास है, ठीक है, सन्नगर की बात कर रहा है। देखिए, जनसंख्या में गिरावट कोई मतलब ही नहीं बनता इस शब्द से। नगरीय क्षेत्रों में पुनर्ग्रामीकरण की प्रक्रिया, नगरीय क्षेत्रों में पुनर्ग्रामीकरण की प्रक्रिया, सन्नगर का वो मतलब ही नहीं है। एक विशाल नगर में विभाजित हो जाने से निर्मित एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र, ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर आता है ए। इसका सही रूप से परिभाषित करता है इसे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के कल्याण का उपागम है? पहली बात तो उपागम क्या होता है? उपागम होता है अप्रोच। अप्रोच को उपागम कह दिया जाता है। अप्रोच क्या है? दृष्टिकोण, इसे कहते हैं दृष्टिकोण, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए क्या रणनीति टाइप या दृष्टिकोण होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कल्याण उपागम के बारे में। तो कल्याण उपागम क्या होता है? कल्याण उपागम यानी कि, अब देखिए, आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। भाई, ये कौन सा आय की बात कर रहा है? तो ये कौन सा आय उपागम हुआ भाई? आय उपागम हुआ जब आय का स्तर ऊंचा हुआ तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा हुआ, ठीक है, ये आय का हुआ। दूसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं में उच्चतर सरकारी व्यय। देखिए, यहाँ पर क्या सरकार व्यय कर रही है, और हमारी सरकार का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यय है। अभी इसे पार करते हैं, आंसर तो इसका बी ही है। तीसरा हम देख लेते हैं, समाज के विशिष्ट वर्गों में उनकी पसंद की उपेक्षा करते हुए बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान करना। विशिष्ट वर्गों की पसंद की उपेक्षा करना है और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को कब करना है? प्रावधान कराना है। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ आधारभूत आवश्यक उपागम, ठीक है। कुछ वर्ड्स में लिखता नहीं हूँ, बोलता हूँ, तो वो चीज़ आप सुन लिया कीजिए, बस आधारभूत आवश्यक उपागम हुआ। अब डी देख लेते हैं, इसका मानव विकास में वृद्धि की कुंजी स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण करना। ये किसके द्वारा कहा था? बाई क्या कहते हैं, अमर्त्य सेन, यानी कि ये अमर्त्य सेन बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, इनके द्वारा ये कहा गया था, और इसे इन्होंने नाम दिया क्षमता उपागम। इसे कहा क्षमता उपागम, ठीक है। तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस को कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। तो 64 का बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 65, भारत में रेल क्षेत्र की बात कर रहा है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 16 मंडलों में विभाजित किया हुआ है भारतीय रेलवे नेटवर्क को। अब देखेंगे कि भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। देखिए, भारतीय रेलवे नेटवर्क दूसरा तो नहीं है भाई, ये है 4th, ठीक है। भारत में मैंने बताया आपको लगभग 67,000 किलोमीटर के आसपास की रेलवे लाइन है। जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में जो है यूएसए में पहले नंबर पे आता है, 2.5 लाख किलोमीटर के आसपास की है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है चीन। तीसरे पे आ जाता है आपका रूस, जिसमें 80,000 किलोमीटर के आसपास का रेलवे नेटवर्क है। और चौथे पर आपका आ जाता है भारत, ठीक है। तो भारतीय रेल नेटवर्क की बात कर रहा है, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है कि इसमें 90% से अधिक रेलवे लाइन नैरो गेज पर हैं। भारत में 3 तरह के गेज होते हैं भाई। एक तो होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में आपका 1.616 मीटर का गेज होता है। यानी कि क्या हुआ, गेज का मतलब क्या कह रहा है, यानी कि दो जो पटरियां होती है जिस पर रेल चलती है इनके बीच की दूरी। तो भारत में 3 तरह के गेज हैं, ठीक है। एक है 1 मीटर गेज जो पूरा 1 मीटर का होता है, और ये वाला जो ब्रॉड गेज मान लेंगे हम, ये वाला दूसरा मान लेते हैं, सॉरी 1 मीटर। तीसरा एक और बचता है जिसे कह दिया जाता है नैरो गेज। ये सबसे छोटा है, आपने देखा होगा बहुत पतली लाइन कहीं कहीं नज़र आती है, वहाँ पर नैरो गेज है। तो भारत में जो है 90% से अधिक आपका चल रहा है वो ब्रॉड गेज चलता है, ना कि नैरो गेज। इसलिए 2 स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर होगा इसका डी। दूसरा आप देखेंगे अगर मेट्रो में अगर पूछ ले, मेट्रो लाइन के में पूछ ले कि भारतीय मेट्रो में, तो मेट्रो में भारत अभी दूसरे नंबर पे है। पहले पे आता है आपका चीन, दूसरे पे आ जाता है अभी दूसरे पे आ जाता है अमेरिका, थर्ड पे आ जाता है भारत, यानी कि तीसरे नंबर पर है मेट्रो लाइन में अगर पूछ रहे थे। 4th पे आता है रूस। ये अभी न्यू डेटा अपडेट किया है क्योंकि अभी मोदी जी ने एक नई मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया, रैपिड मेट्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में खनिज संसाधनों के वितरण के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो भारत में खनिज संसाधन कहाँ पे है, तो खनिजों की भारत में देखिए मैं आपको बताता हूँ 3 पट्टियाँ मानी जाती हैं। 3 पट्टियाँ मानी जाती हैं भारत में खनिज की। कौन कौन सी, एक होगी आपकी उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश वाली, ठीक है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। दूसरी होगी दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। एक होगा उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो 3 पट्टियाँ मानी जाती हैं, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी। अब हम देखेंगे कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर पश्चिमी प्रदेश में धारवाड़ शैल क्रम में पाया जाता है। अब देखेंगे कि यार धात्विक खनिज धात्विक कैसे मिलेगा, धात्विक नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में मिलता है, तो इसलिए ये धारवाड़ शैल क्रम में, ये तो इसका गलत हो जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश में नहीं पाया जाता है, प्रायद्वीप के पठारी क्षेत्र में है। दूसरा देखेंगे कि दामोदर, सोन और महानदी और गोदावरी की घाटियों में भारत का लगभग 30 से 40% कोयला भंडार पाया जाता है। देखिए ठीक है, ये 30 से 40% नहीं, यहाँ पर लगभग 97% कोयला भंडार यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत होंगे। और भारत में खनिज संसाधनों का वितरण आप देखिएगा एनसीईआरटी की बुक्स में, या फिर आप इनके साइट पे जाइएगा, वहाँ से एक बार खनिज वितरण देख लीजिएगा और मैपिंग के साथ देखिएगा, क्वेश्चन इजी से आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 67 है मीथेन हाइड्रेट, यानी कि मीथेन हाइड्रेट के संदर्भ में क्या है। ठीक है, मीथेन हाइड्रेट की बात करते हैं, ये एक जालीनुमा संरचना टाइप होती है, ठीक है, ऐसे जालीनुमा संरचना होती है और अत्यधिक ठंड में ये जमे हुए मिलते हैं। मीथेन हाइड्रेट क्या है, ऐसे होता है, अत्यधिक बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर जमे हुए आपको मिल जाते हैं। जालीनुमा संरचना होती है और इसके निर्माण के लिए बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बहुत लोएस्ट टेम्परेचर, और प्लस में बहुत ज़्यादा दबाव की आवश्यकता होती है, यानी कि हाई प्रेशर। इसके लिए क्या होगा, कम टेम्परेचर और उच्च दबाव की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे यह समुद्री तलों स्थायी तुषार में पाए जाने वाले जमे हुए मीथेन के अणुओं का जालक है। जालक मतलब जालीनुमा संरचना होती है, तो बिल्कुल सही है। 1 लीटर ठोस मीथेन हाइड्रेट में से गैस निर्मुक्त का अनुपात लगभग 150 लीटर है, बिल्कुल सही है। लगभग 165 लीटर तक ये गैस मुक्त कर सकता है, ये भी ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट के सबसे बड़े और समृद्ध स्रोतों में से एक है, ये भी ठीक है। अब देखिए 2006 में भारत और यूएसए ने 2006 में इंडिया और यूएसए ने एक संयुक्त वैज्ञानिक उपागम किया था, जिसमें से कि इन्होंने 4 क्षेत्रों का अन्वेषण किया था। 4 क्षेत्रों का कौन से, ये मैं आपको लिख देता हूँ। केरल और जो कोंकण बेसिन है, कोंकण बेसिन, यहाँ पर दूसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन और अंडमान द्वीप समूह में सागर का क्षेत्र, अंडमान द्वीप समूह में, ठीक है। तो यहाँ देखें केरन कोकिन बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन और अंडमान क्षेत्र में 2006 में यहाँ पर इन्होंने भारत और क्या कहते हैं अमेरिका ने संयुक्त अन्वेषण किया था वैज्ञानिक। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, इसके तो सभी 3 सही हो जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 मानव विकास सूचकांक के बारे में क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है। देखिए HDI जो है आपका निकाला जाता है UNDP के द्वारा। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो निकाली जाती है
HDR उसी का एक घटक है, ये HDI उसी के तहत निकाला जाता है। 1990 से लगातार निकाला जा रहा है, पर ईयर निकाला जाता है बाई UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसके 3 आयाम माने जाते हैं। कौन से 3 आयाम माने जाते हैं इसमें? कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जीवन स्तर ग्रॉस नेशनल इनकम GNI के तहत मापा जाता है। इसमें आपका परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है इसका समायोजित किया जाता है। अब आप देख लेंगे कि मैंने यहाँ बता दिया आपको UNDP द्वारा निकाला जाता है। पहले स्टेटमेंट देखेंगे विश्व बैंक द्वारा मानव विकास रिपोर्ट निकाला जाता है। देखिए वर्ल्ड बैंक नहीं भाई, UNDP निकालता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आधार पर मानव विकास के प्रमुख आयामों को औसत उपलब्धि मापता है। बिल्कुल सही है। देखिए शिक्षा में ये मापता है कि कितने बच्चे स्कूल जाने के लिए हैं, और 25 वर्ष से प्लस का कुछ तक की कुछ है एज के ग्रुप के की शिक्षा स्तर को मापता है। तो एक बार इसके बारे में आप विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा। और ये जो रैंकिंग देता है वो 0 से 1 के बीच में ही रैंकिंग देता है, जिसमें 0 मानव विकास के निम्न स्तर को और 1 मानव विकास के उच्च स्तर को अब सही मतलब उच्चतम स्तर दर्शाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बनेगा B। 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि एक सही नहीं, UNDP होता तो बिल्कुल सही माना जाता। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। उपयुक्त में से कितने चलवासी पशुचारण के लिए उपयुक्त प्रसिद्ध हैं? देखिए चलवासी पशुचारण, अब कॉमन सेंस देखिए यार, ऑप्शंस को एक बार ठीक से देखिए कहाँ कहाँ पर। अब आप देखिए अमेजोन के बेसिन, अमेजन जो जंगल है उसमें बेसिन है, कितना बड़ा है, कितना घना है, वहाँ पर कठोर वृक्ष मिलेंगे, बहुत लंबे लंबे हाइट के वृक्ष होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और एक दूसरे मतलब उनके बीच में से निकलने का रास्ता भी नहीं होता, बीच में झाड़ियाँ होती है। तो अमेजन बेसिन में तो भाई पशु चारण नहीं मिलेगा, तो ये तो इसका गलत हो जाएगा। दूसरा मेडागास्कर द्वीप है, भाई कहीं ना कहीं तो चलवासी पशुचारण हो ही रहा होगा। यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश आते हैं, जैसे आप मैप देखेंगे, ये रूस का जो मैप देखेंगे वर्ल्ड में, तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र इसमें आता है। यहाँ पर मंगोलिया देखेंगे, मंगोलिया से लेकर जैसे मंगोलिया और चीन तक का जो विस्तृत पार्ट है, और अरब पेनिनसुला जो है वहाँ से होते हुए ये चीन तक पहुँचता है मंगोलिया, तो ये भी ठीक है। यूरेशिया मेडागास्कर द्वीप भी इसका सही, तो इसका केवल 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 70 देखेंगे। हाल ही में PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास विनियमन 2023 और पेंशन निधि विनियम 2023 को अधिसूचित किया। इस संदर्भ में देखिए अब क्या है यहाँ पर, आप देखेंगे कि PFRDA क्या है। हम पहले PFRDA की बात कर लेते हैं। ये कैसी एक संस्था, ये पेंशन प्रणाली के बारे में है, ठीक है। तो पेंशन प्रणाली देखती है, ये इसको क्या करती है, विनियमित करती है, और साथ ही में क्या करती है, विकसित करेगी इस प्रणाली को, इसमें कैसे कैसे सुधार किए जा सकते हैं। दूसरा कैसी संस्था है, ये वैधानिक संस्था है, विधि के द्वारा बनाई है, तो वैधानिक संस्था है। कब स्थापित की गई थी, ये 2003 में स्थापित की गई थी। अब ये क्या करता है, ये करता है, ये नेशनल पेंशन स्कीम है, इसका प्रबंधन भी ये करता है। PFRDA NPS का भी प्रबंधन करता है। अब Tier 1 और Tier 2, इसमें 2 तरह के खाते हों। Tier 1 खाता वो होता है जो कि आपका लॉक होता है कि आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। Tier 2 होता है, इसे बचत खाते के रूप में माना जाता है, इसमें से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दी है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस को। पेंशन निधि का प्रायोजक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पेंशन निधि का एक न्यास के रूप में निगमित कराया जाए। भाई न्यास नहीं, ट्रस्ट नहीं, भाई कंपनी के रूप में निगमित होगा। कंपनी एक्ट 2013 है ना ये, तो ये कंपनी के रूप में निगमित होगा, तो इसलिए एक स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा, यह न्यासी बैंकों के लिए अनिवार्य करता है कि वे अपनी स्थिति का संविधान को परिवर्तित करने हेतु RBI की पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। इसका D सही आंसर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक न्यासी बैंक स्टैब्लिश किया जाएगा। कौन सा, न्यासी बैंक करा जाएगा। ये क्या है, PFRD के तहत होगा। ये कैसी मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, और इसके जो PFRD द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, यानी कि PFRD दिशा निर्देश जारी करेगा, और उनके आदेशों के प्रावधानों के अनुरूप न्याय ये मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा न्यासी बैंक। और ये बैंक क्या करेगा, बैंकिंग की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है, ना कि RBI की पूर्व अनुमति से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का D आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विकासशील देशों में जनसंख्या की प्रवृत्ति। अब देखिए, एक होते हैं विकसित देश, एक होते हैं विकासशील देश, एक होते हैं अल्प विकसित देश होते हैं कि, ठीक है। और इस तरह से देखेंगे कि विकासशील देशों के बारे में जो लगातार अभी ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे भारत एक विकासशील देश है। अब देखेंगे विकासशील देशों में उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर संक्रमण हुआ है।
जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। अब आप खुद समझिए कि क्या विकासशील देशों में, देखिए विकासशील जिलों में उच्च जन्म तो होगा ही, मृत्यु दर भी है, लेकिन निम्न जन्म नहीं है और मृत्यु दर की ओर संक्रमण नहीं हुआ है। यहाँ पर तो उच्च जन्म दर की तरफ हुआ है। ये तो विकसित देशों की विशेषता है भाई। विकसित देश निम्न जन्म मृत्यु दर की ओर संक्रमण कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये तो एक तो गलत हुआ। दूसरा, समग्र बढ़ती जन्म दर के कारण 2023 में वैश्विक जनसंख्या 10 बिलियन से अधिक हो गई है। देखिए वैश्विक जनसंख्या 10 बिलियन नहीं, लगभग 8 बिलियन हुई है, ठीक है, 8 बिलियन हुई है। डेटा थोड़ा सा याद रख के कीजिए, तो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाता है। अब UNFPA जो है, इसके द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संघ होता है, तो इसने डेटा जारी किया कि 2050 तक जो है 9.7 बिलियन होगा, यानी कि 2050 तक 9.7 बिलियन तक जनसंख्या पहुंचेगी, ठीक है। अब इस तरह से दोनों स्टेटमेंट गलत हुए, तो इसका आंसर आता है डी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 72 देखेंगे। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा एक क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। 2022 तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट कर रहा है। तो इसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA और भारतीय वन संस्थान WII द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। देखिए पहली बात तो यह है कि चलो ठीक है, WII और NTCA द्वारा प्रकाशित तो की जाती है, लेकिन प्रतिवर्ष नहीं भाई। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। हर 4 साल में आती है। अब आप देखिए कि कौन प्रकाशित कर रहा है भाई। रिपोर्ट है तो उसमें दिखाएंगे कि कितने शावक हैं, कितने तेंदुए हैं, इस हिसाब से। अब आप देखिए कि भाई तेंदुए बच्चे तो मर भी जाते हैं, उसके बाद एक जनसंख्या कब देखेंगे कि लंबे पीरियड में जीव जंतु की जनसंख्या काउंट करेंगे, ना कि प्रतिवर्ष, एवरी ईयर नहीं कर सकते, इसलिए ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं, तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र में है तथा इसके बाद कर्नाटका और तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा आबादी जो है महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा आबादी है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, इसके बाद आता है कर्नाटका आता है तीसरे, और फिर आपके आएगा तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे तेंदुए हैं? मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु ऐसे हैं। तो आबादी यहाँ पे देखेंगे तो ये तो गलत हो जाता है। तीसरा देखेंगे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। इसके बाद नागार्जुन सरसेलम टाइगर रिजर्व में इसका स्थान है। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा आबादी नहीं पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। इसमें ये सबसे पहले नंबर पर है इसमें आबादी में। दूसरे पे आ जाता है आपका MP का है पन्ना टाइगर रिजर्व आ जाता है। तीसरे पे आ जाता है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और ये तो ये हो गई। गिरावट कहाँ पे देखी गई है? अब इनमें गिरावट का जो देखी गई है, इनमें तो जनसंख्या वृद्धि हुई है। गिरावट आपकी मिलेगी आपको जो है शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में, ठीक है। गंगा के मैदानी इलाकों में इनकी जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। और इनकी जो है सर्वाधिक आबादी आपको मध्य भारत और पूर्वी घाट में इनकी सर्वाधिक आबादी मिलती है। यानी कि कहाँ पे सर्वाधिक आबादी? मध्य भारत और पूर्वी घाट में इसकी सर्वाधिक आबादी मिलती है। आई होप आपको मैं बार बार रिपीट करता हूँ तो क्वेश्चंस याद हो जाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर प्राय सुर्खियों में रहने वाला अजोब सागर किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है? देखिए अजोब सी क्या है, तो अजोब यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे अजोब सागर है। इसके बाद में यहाँ पर आता है ब्लैक सी, यहाँ पे है रूस, यहाँ पे है यूक्रेन, इन दोनों के बीच में। और इन दोनों को आपस में क्या जोड़ता है? यहाँ पर है क्रेच स्ट्रेट, ठीक है। क्रेच स्ट्रेट है इन दोनों, अजोब सी और ब्लैक सी को जोड़ती है क्रेच स्ट्रेट। और इधर रसिया है, इधर यूक्रेन है, तो इन दोनों के बीच में आता है अजोब सी। और अब देख लीजिए रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में, इसका आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 74। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आप करिएगा, अपने क्वेश्चन देखिए। जैसे कि SDG अभी एशिया पैसिफिक मामले के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP ने SDG प्रगति रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। अब SDG 2024 प्रकाशित की गई है। अब हम पहले SDG के बारे में जान लेते हैं। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, और ये क्या है कि इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा क्या कहा गया है कि अभी जो गोल हैं इन्हें हम कब तक प्राप्त कर पाएंगे? लगभग 2062 तक हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं SDGs को। लेकिन इनका लक्ष्य कब था? 2030 तक। अभी हम कितना लेट चल रहे हैं? 32 साल लेट चल रहे हैं। हमारी बहुत स्लो स्पीड है कि हमारी क्या प्रगति कर रहे हैं, बहुत स्लो
प्रगति हमारी चल रही है। अब इनकी प्रगति की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। जैसे मैं पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। जैसे SDG 4 आपका शिक्षा से संबंधित है, स्वच्छ पेयजल वगैरह से संबंधित है। आपका SDG 6-7 आपका ऊर्जा से संबंधित है। तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें केवल 2 युग्म सही है। SDG 2 भुखमरी से संबंधित है, 1 और 4 इसका सही है, और 4 और 6 जो है यानी कि 2 और 3 गलत है, इसलिए आंसर आएगा इसका 2। अब देखेंगे कि प्रगति की दिशा में क्या प्राप्ति करी है, प्रगति की दिशा में क्या क्या प्राप्ति करी है, किस किस देश ने किस तरह से की है। तो देखेंगे जैसे कि LLDC जो देश हैं उन्होंने लगभग 13% की प्रगति करी है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन्होंने 11.5% की दिशा में प्रगति की है, और स्मॉल आइलैंड SIDS जो देश हैं उन्होंने 5.9% की प्रगति की है। अब देखेंगे इस तरह से LLDC जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने 30% की प्रगति सबसे ज़्यादा की है। अब इसके बारे में मैं देखेंगे, एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ SDGs का। नेक्स्ट पेज पे मैंने आई होप सॉरी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़। ओके ठीक है, तो देखिए ये SSDs हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। ये उनके कुछ उद्देश्य भी हैं जो सरकार के द्वारा अपनाने हैं। आप इनको एक बारी आसानी से पढ़ लीजिएगा, एक बारी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने आई होप, ठीक है। आप यहाँ पे मैच भी कर लीजिएगा कौन सा गोल कहाँ से कहाँ किस किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बता दिया, इसका आंसर होगा केवल 2 युग्म। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। साक्षरता दर की बात कर रहा है भाई, कितने लोग पढ़े लिखे हैं साक्षरता दर में। तो यहाँ पर किसकी बात करता है, ये 7 साल से प्लस के बच्चों के बारे में देखता है। यानी कि आप देखेंगे कि एवरेज स्कूल में जाने का कितना होता है भाई, 5 साल के बच्चे को बैठाया जाता है। तो क्या साक्षरता दर 5 साल से नाप लेंगे? नहीं भाई, कम से कम 2 साल तो स्कूल जाए, तब उसके बाद ही तो पता चलेगी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो इस हिसाब से आप कॉमन सेंस लगाइएगा। देखिए 5 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है। भाई ये 7 साल को दिखाता है, तो इसलिए एक तो यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में केरल की समग्र साक्षरता दर सर्वाधिक है, जबकि लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। देखिए महिला साक्षरता दर भी जो है कि केरला में सर्वाधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो ये भी गलत हो जाता है, तो इसलिए आंसर तो होगा डी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए समग्र साक्षरता दर जो है 74.04% है, और महिला साक्षरता दर जो है 65.46% है, ठीक है। तो समग्र हो गई आपकी 74.04 और महिला की हो गई आपकी 65.46। सबसे कम साक्षरता दर आपकी है बिहार के अंदर में, महिला साक्षरता दर सबसे कम है आपकी बिहार के अंतर्गत में। अब देखिए साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है ये सामाजिक आर्थिक और विकास का सूचक होता है। किसका? सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का डी। क्वेश्चन नंबर हम 76 देखेंगे। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक भूमध्य सागर के किनारे पर अवस्थित है? देखिए पहले मैं बताता हूँ भूमध्य सागर के अवस्थित कौन कौन सा। देखिए जैसे कि काहिरा जो है इजिप्ट की राजधानी है, ठीक है। अब आप इजिप्ट की है। हाइफा क्या है? हाइफा इजराइल का एक पोर्ट है, इजराइल का एक पोर्ट है जो कि कहाँ पर है? ये है अडानी ने अभी इसे लिया है, अडानी ने इसे लिया है। और ये भारत, और ये कौन सा है? जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है उसका प्रमुख घटक है। भारतीय और मध्य पूर्व का जो आर्थिक गलियारा बन रहा है उसका एक प्रमुख घटक माना जाता है, ठीक है। तो हाइफा इसमें आपका भूमध्य सागर में है। और जो अम्मान है ये जॉर्डन का कैपिटल है, अम्मान जॉर्डन की है। दमिश्क आपको पता होगा सीरिया की कैपिटल है, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे हाइफा के बारे में, हाइफा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझने की बात करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जैसे कि इजराइल इस तरह का एक देश है, यहाँ पर आपका है लेबनान, यहाँ पर आपका पड़ता है गोलन हाइट, आपको पता होगा। यहाँ पर एक गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर पड़ेगा आपका हाइफा पोर्ट, इधर यहाँ पर आपका जॉर्डन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैपिंग एक बार ठीक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस राज्य में 200 वर्ष पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। देखिए बांस का उपयोग कहाँ होता है, आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ पे है, कौन यूज़ कर रहा होगा सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मेघालय आंसर है। मेघालय में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बांस ड्रिप इरीगेशन को 18 से 20 लीटर पानी भर के उसमें ले जाया जाता है, फिर बांस से सिंचाई की जाती है ड्रिप इरीगेशन बना के। पौधे में 5 से 6 लीटर तक, मतलब 5 बूंदों के हिसाब से पानी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में 5 नए देश पूर्णकालिक स्थायी सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं और इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए पहले हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका जो है इसे 2010 में ऐड किया गया था। 2011 से इसने इसकी बैठक में हिस्सा लेना शुरू किया था। 2010 में इसे ऐड किया था। इसके उद्देश्य क्या है, सुधार की मांग करना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक में सुधारों की मांग करना है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास पर योगदान देना है। इसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, ऐसे विकासों पर इनका योगदान देना, प्लस आपस में व्यापार जो है, आपसी व्यापार और निवेश पर इसे बढ़ाना है। इन्होंने क्या किया है, इन भाई साहबों ने मिलकर 2014 में एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया है। अब आप मुझे बताएंगे NDB में कौन कौन देश सदस्य हैं, मतलब आप NDB के बारे में जितना भी जानते हैं वो मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अभी जो है फुल मेंबर के बारे में जो बात चल रही है, आप देखेंगे अभी करंट में 1 जनवरी 2025 को, ये नया डेटा है, तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया इसका सदस्य बना और ये पहला है भाई, फर्स्ट साउथ ईस्ट से आने वाला, साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है, साउथ ईस्ट एशियन का पहला देश है। कौन सा? 1 जनवरी 2025 को आया है इंडोनेशिया। अब हम बात करते हैं इससे पहले 2024 में, अब इसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, अब इसका लोगो क्या है, ब्रिक्स प्लस। ये प्लस क्या करता है कि भाई ये दिखा रहा है कि हम और सदस्य भी ऐड करेंगे, यानी कि इसको विस्तारित रूप को दिखाने वाला है प्लस। अब ब्रिक्स के बारे में और भी हम जान लेते हैं। इसे कब शुरू किया गया था? ये 2006 में शुरू किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुध्रुवीय व्यवस्था का विस्तार करना माना जाता है, बहुध्रुवीय व्यवस्था का विस्तार माना जाता है। और ये कौन सा? उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। देख लीजिए आप इसमें कैसे देश हैं, यानी कि जैसे ब्राज़ील, रूस, यानी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं इसमें हैं। ठीक है, अब इसमें जो है GDP का कितना है, GDP का लगभग ये टोटल जो है लगभग 43% है और ये परचेजिंग पावर पैरिटी होती है PPP, ये 35.6% इसकी अभी है। ठीक है, तो GDP इसकी हो गई 43 और PPP जो है इसका हो गया 35.6। अब देखते हैं हम नए सदस्यों में शामिल होने से साथ ही ब्रिक्स ने मौद्रिक GDP के मामले में G7 देशों की GDP को पीछे छोड़ दिया है। भाई बिल्कुल भी नहीं, तो ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इसका एक स्टेटमेंट गलत है। देखिए G7 जो देश हैं इनकी जो GDP है वो कि अभी लगभग, हाँ, जिनकी हिस्सेदारी है G7 देशों की अभी $45.9 है इनकी हिस्सेदारी, और अभी लेकिन ब्रिक्स की जो हिस्सेदारी है वो लगभग मौद्रिक GDP में 43% पर बनी हुई है, इसलिए एक स्टेटमेंट इसका गलत नहीं है। अभी जो अर्जेंटीना, देखिए अब कहीं पे आप अर्जेंटीना अगर आपको मिलता है तो अर्जेंटीना उन 6 देशों में शामिल था जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाली वार्षिक शिखर सम्मेलन है वहाँ ब्रिक्स की सदस्यता प्रदान की गई, लेकिन अर्जेंटीना ने अपनी ब्रिक्स से अपनी सदस्यता को वापस लेने का फैसला कर लिया था। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको अर्जेंटीना नहीं बताया, अगर अर्जेंटीना आपको मिल जाता है। देखिए अब देखेंगे अर्जेंटीना उन 5 देशों में से है जो एक ब्रिक्स में पूर्णकालिक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, बिल्कुल गलत हो जाता है। नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ब्रिक्स विश्व की तेल मांग की 1/3 अधिक आपूर्ति करने वाला बन गया। ये इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, लगभग ये 42% की आपूर्ति करेगा भाई, तो इसका आंसर होता है A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे कि एक इस प्रकार की बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती है, परंतु उन सब का नाम एक ही रहता है। इन इकाइयों में देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी
जैसे राजस्थान में ढानी कह दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में नगला कह दिया जाता है। जैसे एक शहर बसता है, इसी का एक छोटे से कुछ घर मान लेते हैं 10 20 50 घर यहाँ पे बन जाते हैं, तो उसे नगला ढानी कह दिया जाता है। ऐसे गाँव मध्य और निम्न गंगा के मैदान छत्तीसगढ़ हिमालयी निचली घाटियों में बहुतायत पाए जाते हैं। किस उपयुक्त विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? देखिए, गुच्छित बस्तियाँ वो होती हैं जो संकुचित होती हैं, बहुत ज़्यादा संकुचित होती हैं, लेकिन ये इसका आंसर होता है पल्ली बस्तियाँ। इनकी पल्ली बस्तियाँ ऐसी होती हैं जो ऐसे ढानी वानी के रूप में रहती हैं, जो एक ही गांव के नाम से जानी जाती हैं। अर्धगुच्छित बस्तियाँ ये नहीं होगा, परिक्षिप्त बस्तियाँ भी नहीं होगा। परिक्षिप्त जो बस्तियाँ थी वो एकाकी बस्तियाँ होती हैं। ओके, जैसे एक एक ही दूरी स्थान पर एक एक घर बने होते हैं, इस तरह से एकाकी बस्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हम देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम में माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। देखिए, कई धार्मिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे ही माँ कामाख्या के कॉरिडोर की बात आधारशिला रखी है अभी पीएम मोदी जी ने। तो ये किसके तहत एक्सेस जो कॉरिडोर है वो किसके तहत बनाए जा रहे हैं? ये PM डिवाइन DEVINE इस योजना के तहत ये बनाए जा रहे हैं। इन्हें बजट जो है 2022 और 23 में इनकी घोषणा की गई थी, यानी कि इनको लॉन्च कब किया गया था। और ये कभी ये सेंट्रली सेक्टर की स्कीम है। कौन सी? सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और भी अभी बता दूंगा कि स्कीमों के बारे में भी वर्णन करूँगा, ठीक है। तो पहले भी इस क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कामाख्या मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था, ठीक है। इनका निर्माण कब हुआ था? 1562 में हुआ था। और किस राजवंश ने करवाया था? भाई ये कोच वंश के राजा ने करवाया था। कोच वंश के कौन से राजा? नर नारायण राजा ने करवाया था। नर नारायण राजा ने इनका करवाया था, ठीक है, 1562 में कोच वंश के। तो लिखा अहोम राजवंश के शासकों के द्वारा किया था, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा, इस मंदिर की प्रमुख शैली है वास्तुकला जो है पाल शैली से संबंधित है। भाई पाल शैली से संबंधित नहीं है, ये कैसे नीलाचल शैली से संबंधित है ये, तो ये भी यहाँ गलत हो जाता है। नीलाचल शैली क्या है? जो नागर शैली है मंदिर निर्माण की, नागर शैली और सौर सैनिक, यानी कि सौर सैनिक जो शैली है, यानी कि कौन सी? मुगलों की शैली है, मुगल शैली है, इनका मिश्रण है नीलाचल शैली। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीलाचल शैली क्या? नागर और सौर सैनिक मुगल जो शैली है उसका मिश्रण है, नीलाचल शैली में बना हुआ। तीसरा हम देखेंगे स्टेटमेंट, मंदिर परिसर में अंबुबाची मेला नामक एक प्रजनन उत्सव आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है, आंसर आएगा ए। अंबुबाची मेला में जून के महीने में 1 वीक लगता है, जून में 1 हफ्ते के लिए, यानी कि ये 1 सप्ताह 7 डेज के आसपास लगता है ये। तो अंबुबाची मेला यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर मैं आपको देखिए, अभी मैंने यहाँ कहा कि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, मैं आपको यहाँ पर कुछ स्कीमों के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो कुछ स्कीमें होती हैं, जैसे कि 3 तरह की स्कीमें होती हैं। अभी खाली पेज पर चल लेते हैं। ठीक है, अभी आप समझिए। देखिए, 3 तरह की स्कीम प्रणाली होती है भारत में। यहाँ पर आपकी होगी, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सेंट्रल की सेक्टर स्कीम है, सेक्टर स्कीम हो गई, ये होगी स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तीसरी हो जाती है स्टेट सेक्टर स्कीम, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे किस तरह से, जैसे कि इसमें जो है सरकार की शेयर फंडिंग होती है, ठीक है, शेयर्स फंडिंग होती है इसमें। किस तरह से? यहाँ 60-40 का रेशियो होगा, यानी कि भारत सरकार 60% देगी, राज्य 40% देगा। दूसरा, ये 90 और 10 का रेशियो होता है, जैसे कि कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट के राज्य और हिली एरिया जो है वहाँ पर 90-10 का रेशियो चलता है। और 100% ये होती है यूटीज़ में, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आपकी है मनरेगा है जो, ये आपकी हो जाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मिड डे मील प्रोग्राम जो है आपका, मिड डे मील प्रोग्राम, ओके। तो जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड डे मील और स्वच्छ भारत मिशन इसके है। इसमें रेशियो 60-40, 90-10 और 100% होता है। 90-10 कहाँ के लिए? जो स्पेशल स्टेटस वाले राज्य जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और हिली एरियाज़ हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? सेंट्रल ये फुली फंडेड होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ये फुली फंडेड होती है, ठीक है, फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। और इसमें अधिकांशतः कौन से मैटर, यानी कि जो पूरे नेशनल लेवल के नेशनल के मतलब हो, नेशनल वाइड लेवल के कुछ मैटर हों, या फिर कौन सी कंकरेंट लिस्ट, यानी कि यूनियन
लिस्ट के जो मैटर हों वो यहाँ पर आएंगे, जैसे कि पीएम किसान योजना आएगी, आपकी आएगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत में आपकी आएगी आयुष्मान भारत, और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम इसके अंदर आती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ऐसी स्कीम आती है जो फुली फंडेड होती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे मुद्दे जो नेशनल वाइड के यूनियन लिस्ट से संबंधित होते हैं, ऐसे मैटर के इसमें आते हैं। पीएम किसान, प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना है वो, और एनपीएस योजना इसके तहत आती हैं। से स्टेट सेक्टर का होती हैं जो कि 100% फंडेड होती हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि आपका चलता है अम्मा कैंटीन, ये है तमिलनाडु में चलता है। दूसरा आपका आ जाता है कालिया स्कीम, ये आपका उड़ीसा में चलती है। और है आपकी रायथू बंधी, ये आपकी चलती है तेलंगाना में, ठीक है। तो इस तरह की स्कीम्स यहाँ पर जो 100% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती हैं। अब आप समझ गए होंगे 3 प्रकार की होती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्टेट, ठीक है। इसका रेशियो आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पर। हाँ, तो ये वाला 80 क्वेश्चन हो गया है। तो 80 का जो आंसर है आपका, अंबुबाची मेला लगता है, ए आंसर हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर हमें करना है 81 है, समुद्री मार्गों से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे उत्मासा अंतरीप समुद्री मार्ग यानी कि केप ऑफ गुड होप मार्ग जो है वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए वृहद ट्रंक मार्ग जो है आपका यहाँ पर दुनिया में 1/4 व्यापार कहा जाता है, बिजिएस्ट रूट माना जाता है, जो कि आपका यह जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ से पश्चिमी यूरोप में लगता है, ठीक है। तो यहाँ के बीच में ये चलता है, उत्तर पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से को ऐड करता है, एक कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। जो उत्मासा अंतर्द्वीप समुद्री मार्ग है ये आपका है पश्चिमी यूरोप, पूर्वी अफ्रीकी देशों और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को आपस में ये जोड़ता है। तो इसलिए स्टेटमेंट एक गलत हो जाए। दूसरा, पनामा नहर दक्षिणी प्रशांत सागर मार्ग पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। पनामा कैनाल आपने सुना होगा, इसलिए आंसर आता है इसका बी सही है 81 का। नेक्स्ट देखेंगे 82, चीनी उद्योग के बारे में क्वेश्चन है। तो चीनी उद्योग क्या है, उत्तर प्रदेश जो है, देखो भाई चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और भारत जो है चीनी उत्पादन के मामले में 2nd नंबर पर आ जाता है। लेकिन अगर देखो चीनी उत्पादन के मामले में पूछे, भारत 2nd नंबर पे है, शायद पहले पे ब्राज़ील आता है, दूसरे, और भारत पहले नंबर पे किस पे आता है, गुड़ बनाने में, गुड़ और खांडसारी यानी कि ये इसके प्रोडक्ट होते हैं, गुड़ व खांडसारी बनाने में भारत पहले नंबर पर आता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, पिछले कुछ वर्षों में मिलों में दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में स्थानांतरित और संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति देखिए, यानी कि देखो दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, संकेंद्रित क्यों हो रहे हैं वहाँ पर। देखिए एक तो जो वहाँ की जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यहाँ पर जो है प्रायद्वीपीय जो गन्ना है, यानी कि जो भारत का ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर जो है इस एरिए में गन्ने में जो है सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, बहुत अधिक मात्रा है। और यहाँ पर जो पेराई का मौसम होता है, देखिए जैसे उत्तर भारत में आप देखोगे, मध्य भारत में यहाँ पर आपका पेराई का मौसम 4 माह का होता है, जबकि यहाँ पे 8 माह का पेराई का मौसम होता है। तो इसलिए यहाँ पर पैदावार बहुत अधिक होती है। दूसरा यहाँ पर कि साउथ में क्या है कि जो सहकारी समितियां हैं उनका प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है, तो ये भी रीज़न है और ये सहकारी समितियों के अंतर्गत आती हैं चीनी मिलें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दक्षिण की ओर स्थानांतरित संकेंद्रित प्रवृत्ति देखी गई, इन राज्यों में सहकारी समितियों में अधिक सफल रही हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2 दोनों सही हैं और 2 1 का सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, लौह एस के बारे में है, प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है, इसका निक्षेप अलग अलग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम के संबंध में भारत में उड़ीसा, कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उस परिच्छेद में किस खनिज की चर्चा की गई। देखिए कोयला, मैंने बताया कोयला का मतलब ही नहीं बनता भाई लौह एस के प्रगलन में यूज़ किया जाए, अभ्रक तो होता ही नहीं है भाई, बॉक्साइट भी नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा ए मैग्नीज। मैं पिछली वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। अब आप मैग्नीज के बारे में देख लीजिए, देखिए कहाँ पे मिलता है भाई, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है, ओडिशा और कर्नाटक उत्पादक के प्रमुख राज्य हैं, सभी भूगर्भिक संरचनाओं में भी मिलता है, लोहा के प्रगलन में यूज़ होता है, उपयोग लौह मिश्र धातु के विनिर्माण में
किया जाता है। तो कितनी सारी चीज़ें इस इन्फॉर्मेशन में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, हाल ही में जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCA की वार्षिक बैठक केन्या के नैरोबी में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ठीक है, यह एकमात्र वैश्विक गठबंधन है जो अनन्य रूप से अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों में कमी के लिए समर्पित है। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट इसका, ठीक है। दूसरा देखेंगे, ग्लोबल मीथन प्लेज के सचिवालय के रूप में काम करता है। CCA इसके सचिवालय के रूप में काम करता है। देखिए ग्लोबल GMP क्या है, ग्लोबल मीथन प्लेज क्या है, इसको यूरोपीय यूनियन प्लस यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका ने अभी इसे COP26 की जब बैठक हुई थी वहाँ पर इसे लॉन्च किया था, ठीक है। और यहाँ इसका उद्देश्य क्या था कि ये 2030 तक जो है, यानी कि मीथेन का जो उत्सर्जन है उसमें 2020 के स्तर से कितनी 30% की कटौती कम करना है, यानी कि 2030 तक 30% की कटौती करना है। कब के स्तर से, 2020 के। ये जैसे मान लेते हैं 2020 में इसका स्तर 100 मान लेते हैं, तो इसमें 30% की कटी करके इसे 70 पे लेके आना है, इसे 2030 तक। ये इसका उदाहरण है, ठीक है। अब देखेंगे इसका आंसर बनता है C 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। यहाँ पर अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, अप्रवास, उत्प्रास निम्न में से कितने जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर के घटक है। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि दर होती है जो कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है, यानी कि जन्म दर और माइनस कर देते हैं मृत्यु दर, इसके बीच का जो अंतर आएगा वो होता है प्राकृतिक वृद्धि दर। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है, अशोधित जो है, अशोधित भी इसी तरह से निकाली जाती है, यानी कि प्राकृतिक जन्म मृत्यु दर को भी निकाले जाएंगे। अशोधित जैसे जन्म दर या मृत्यु दर निकाली जाती है तो उसे इसी प्रकार घटा के निकाला जाता है। अब अशोधित जन्म दर क्या होती है, यानी कि 1000 लोगों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के बारे में बताता है, यानी कि 1000 लोगों पर कितने जीवित बच्चे जन्मे हैं, तो अशोधित जन्म दर होती है। तो इसके लिए देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर का घटक है। दूसरा अशोधित मृत्यु दर भी इसका घटक है। देखिए आप्रवास और उत्प्रवास का इससे कोई सीधा संबंध नहीं होता है। और ये जो है अशोधित जन्म दर मृत्यु दर एक निर्दिष्ट अवधि होनी चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, उसमें होगा। तो ये दोनों, 3 और 4 गलत हो गए, इसलिए इसका आंसर आएगा B, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, उपयुक्त में से कौन से नगरीय संकुल से संबंधित है। कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को आप करिए, नगरीय संकुल से कौन कौन से संबंधित है। देखिए एक नगर में उससे संलग्न नगरियां बस्ती होती हैं, 2 या 2 से अधिक संस्पर्शी नगर होते हैं, ठीक है। दूसरा, एक अथवा अधिक संलग्नों में बहिर्वाद से युक्त एक संस्पर्शी नगर का प्रसार होता है। भाई प्रसार नगर का निर्माण होता है, तो सही है, तीनों इसके सही हैं स्टेटमेंट, ठीक है। 86 का D सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाते हैं यार ऐसे, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैं इंटरेस्ट सीरीज में पता नहीं क्यों इन्हें ज़्यादा भर रखा है। 87 देखेंगे, निम्नलिखित से किन्हें प्रवास का प्रतिकर्ष कारक माना जा सकता है। देखिए पहली बात मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, व्हाट इज द प्रतिकर्ष कारक, तब ये होता है रिपल्जन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपल्जन, ठीक है। तो रिपल्जन क्या होता है, ये क्या है कि इसमें मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, यानी कि स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए मजबूत करते हैं ये कारक। यानी प्रतिकर्ष कारक कैसे कारक हैं, जो स्वेच्छा से, यानी कि कोई और नहीं कह रहा है, खुद की इच्छाओं से। अब ऐसे कारण क्या क्या होंगे, देख लीजिए। मान लीजिए आप जहाँ रह रहे हो वहाँ बाढ़ आ गई हो, या कोई आग लग गई हो, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा आ गई हो, भूकंप हो, उससे आप जाएंगे। कहीं भुखमरी फैल जाए, कोई रोग फैल जाए आपका, कहीं आपको अकाल की स्थिति पैदा हो जाए, कोई आपसे राजनीतिक रूप से आपको साथ में भेदभाव होने लगे, भेदभाव हो जाए, यानी कि राजनीतिक उपद्रव होने शुरू हो जाएं, या फिर धार्मिक गतिविधियां बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएं आपकी, ठीक है। राजनीतिक असहिष्णुता हो जाए, आप कहीं सिस्टम में जा रहे हैं, सिस्टम आपकी नहीं सुन रहा है, तभी तो प्रतिकर्ष कारक होगा, क्योंकि आप स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। कहीं संघर्ष होने लग जाए, ठीक है। अभी मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं, भारत में आप वहाँ पे युद्ध हो जाए, तो आप ऑब्वियसली है आप जाओगे भाई, कहीं घर के ऊपर कुछ बम वगैरह ना गिर जाए, तो वो प्रतिकर्ष कारक माने जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कहीं बेरोजगारी हो तो भी ये जाएंगे, भाई बेरोजगारी की दर के चक्कर में भी तो आप इधर उधर जाते हो, देखेंगे, ठीक है। तो ये कारक होते हैं प्रतिकर्ष। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से कॉमन सेंस से करिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इनका ऑप्शंस का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो 87 क्वेश्चन मुझे याद है, इसका आंसर मुझे बताना है
और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखें 88 देखेंगे। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। देखिए अटल सुरंग किसने बनाई है भाई, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा इन्हें बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है भाई, ये जो बनी है आपकी मनाली से लाहौल के बीच में स्पीति घाटी में बनी है। देखिए ये याद रखिए, मनाली लाहौल के बीच में स्पीति घाटी में बनाई गई है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। 88 का आपका ए आंसर हो जाता है। 89 देखेंगे। हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जैसी कुछ जनजातियां प्रत्येक ऋतु में, देखिए ध्यान से सुनिए, प्रत्येक ऋतु में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर, यानी कि कह रहा है कि भाई जब मैदानों में गर्मी पड़ती है तो ये पहाड़ों पे चले जाते हैं, शीत ऋतु में जब पहाड़ों पे बर्फ चलती है तो ये नीचे आ जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो कैसा, ये किस कृषि पद्धति का वर्णन करता है। देखिए खाद्य संग्रहण तो ये करते ही नहीं है, झूमिंग के है ही नहीं, पशुचारण ये है ही नहीं। जैसे ऋतु प्रवास, यानी कि जब शीत ऋतु यहाँ नीचे ऊपर शीत ऋतु पड़ रही है पहाड़ पे, तो नीचे की तरफ प्रवास कर जाएंगे, जब नीचे गर्मी पड़ती है तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं ऋतु प्रवास। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 90। कुछ भारतीय जनसंख्या की प्रावस्थाएं दी गई हैं, इनका विवरण दिया है। देखिए जैसे कि कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। 1901 से 1921 के बीच में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि दर देखी गई थी, ठीक है। 1921 से 51, देखिए जनसंख्या विस्फोट की अवधि नहीं, विस्फोट नहीं हुआ था इस समय, वो बाद में हुआ था, 1970-80 के आसपास की बात है। 1952 से 81 में देखेंगे तो ये सही है इसका, इसलिए इसका ये तो गलत हो गया, ठीक है। और 1981 में वर्तमान विशाल जनसंख्या की किंतु क्रमिक मंदी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये गलत है इसका, ये स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर की अवधि देखी जाएगी, तो इसका आंसर आएगा केवल 2 युग्म इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 91, शहरी विकास के बारे में। अब देखिए विकास क्या होता है, विकास होता है कहीं भी कोई डेवलपमेंट किया जाए, कहीं कोई वॉशरूम बन रहा है, कोई गरीबों के लिए आश्रय बना दिए, महिलाओं तक मूलभूत पहुंच दे दी, स्वच्छ जल दे दिया, स्वच्छता दे दी, ऊर्जा का उपयोग दे दिया, वायु प्रदूषण की कमी गई, ये सब विकास के फैक्टर हैं। तो ये देखेंगे इसमें महिलाओं का आश्रय, शहरी गरीबों के लिए आश्रय में वृद्धि, महिलाओं की आधारभूत सेवाओं तक पहुंच, ठीक है। वैकल्पिक परिवहन प्रणालियाँ, मेट्रो बना दी भाई, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शहरी रणनीति की उपबंधित प्राथमिकताएं हैं, बिल्कुल सही है इसका, सभी तीनों सही होगा। इसमें शिक्षा, जल, स्वच्छ जल, स्वच्छता, ऊर्जा उपयोग और वायु प्रदूषण भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। हाल ही में 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1857 की व्यापक समीक्षा शीर्षक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में देखिए, पहले तो देखिए कि अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये 22वें विधि आयोग के द्वारा जारी की गई है। देखिए अब इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी को परिभाषित करने के साथ साथ प्रकोप महामारी और विश्वव्यापी महामारी के बीच अंतर स्पष्ट करता है, तो गलत है, इसमें किसी को भी परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा है महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020, जिसे कोविड महामारी के बाद पारित किया गया था, स्थानीय सरकारों को महामारी के प्रसार को रोकने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी गलत हो जाता है इसका, ऐसा इसमें कोई भी क्या कहते हैं पारित नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका आएगा आंसर डी। 1 और 2 दोनों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। मार्केट गार्डनिंग क्या है। देखिए मार्केटिंग गार्डनिंग क्या है, जो कि पश्चिमी देश हैं यूरोप के, वहाँ पर वो विकसित देश हो चुके हैं, अधिक विकसित हो चुके हैं, तो वहाँ पर क्या है कि बाज़ार में ये सब्जी वगैरह से की मार्केट लगती है, गार्डनिंग की जाती है, तो ये क्या बाज़ारीय गार्डनिंग, इनको हिंदी में भी क्या कहा है, बाज़ारीय सब्जी कृषि कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा है, सब्जी कृषि, देखो कुछ दिक्कत आ रही है, शायद लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, देखिए पश्चिमी यूरोप की आप जलवायु देखेंगे तो वहाँ ठंडी जलवायु है, शीतोष्ण है, पश्चिमी है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका आंसर तो गर्म में ये नहीं होगा, ठंडी समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु नहीं है, पूर्वी सीमांत जलवायु भी इसका नहीं है, तो यहाँ पर आपका इसका होगा ए आंसर। यहाँ पर क्या है, पश्चिमी यूरोप है, विकसित है, यहाँ पॉपुलेशन का घनत्व बहुत अधिक है, इसलिए बाजारीय सब्जी कृषि यहाँ पर की जाती है, तो 93 का ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कि जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछा है। भारत में जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, बिल्कुल सही है। भारत में जनसंख्या घनत्व जो है लगभग 2001 में जो था 325 व्यक्ति थे पर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, 2011 में ये बढ़कर 382 हो गया था,
ठीक है, तो ये सही कह रहा है, 500 से कम है। ठीक है, 2011 में पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक, पश्चिम बंगाल में सबसे घनत्व जनसंख्या अधिक घनत्व नहीं था, ये था बिहार में। कितना था? 1102 व्यक्ति आते थे पर वर्ग किलोमीटर में। और सबसे कम कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितने आते थे? 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आते थे। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए, एक दो सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। देखिए आंथ्रोपोपत्तन के बारे में। आंथ्रोपोपत्तन मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसशिपमेंट के होते हैं। यहाँ पर पुनः निर्यात करने के लिए सब सामान को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग उसमें नहीं की जाती है, ना ही कोई टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कुछ, जैसे अब एग्जाम्पल भी इसने पूछा हो, जैसे सिंगापुर, इसका सही आंसर है सिंगापुर। और यूरोप में रॉटरडैम और कोपेनहेगन। जैसे कि मान लेते हैं हम सिंगापुर की बात करें, मान लीजिए एक देश से माल यहाँ पर बी देश को पहुँचाना है, लेकिन ये सिंगापुर सी देश है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इकट्ठा कर करके यहाँ पे इकट्ठा हो गया माल, उसके बाद में यहाँ से दूसरा शिप आया, उसमें लोड होकर यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की प्रोसेसिंग और शुल्क नहीं लिया जाता, यानी कर शुल्क नहीं लगाया जाता है। ऑब्वियसली जहाँ सामान रखा जाता है वहाँ का पैसा तो देना पड़ता होगा, लेकिन उस तरह के सरकार कोई भी तरह का शुल्क नहीं लगाया जाती है। इन्हें आंथ्रोपोपत्तन कहा जाता है। इसके उदाहरण हो जाते हैं सिंगापुर का और यूरोप का रॉटरडैम और कोपेनहेगन का बंदरगाह इसका उदाहरण हो जाते हैं। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। हाँ देखिए, एक औषधीय पौधा है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसकी टाल, छेनी और नुकीली पत्तियों, जड़ों से कैंसर रोधी औषधि टैक्सोल तैयार की जाती है। अत्यधिक दोहन के कारण इस प्रजाति के समक्ष अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो गया। देखिए पहले तो बात है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। टैक्सोल क्या है? टैक्सोल कैंसर रोधी दवाई है। ठीक है, और कौन से एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के भागों में पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्र में पाया जा रहा है। उसकी विशेषता बता दी, छाल, टहनियाँ, नुकीली पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो हिमालयन जो यव है, हिमालयन यव, इसे क्या कह दिया जाता है? ये ठीक है, रक्त पुनर्वाह नहीं होगा, स्टोन एप्पल नहीं होगा, अश्वगंधा नहीं होगा, ये तीनों इसका गलत हुआ। हिमानी यव है, इसे क्या कह दिया जाता है? टेक्सस, इसका साइंटिफिक नेम है टेक्सस बालिचियाना। ठीक है, टेक्सस बालिचियाना इसका साइंटिफिक नाम है। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है टेक्सस बालिचियाना, तो टेक्सस को समझ के आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम अमेरिका वगैरह का कुछ देश का लगा दें। ये कैसे जलवायु में पाया जाता है? ये शीतोष्ण जलवायु में मिलता है। ठीक है, और ये कौन सी समुद्र तल से लगभग 1800 से लेकर 3300 मीटर की हाइट तक ये होता है समुद्र स्थल से। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 97 हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाता है हिमालयन यव। 97 है, यह परंपरागत समुदाय अपने अनूठे रीति रिवाजों संस्कृति के लिए जाना जाता है। जीवंत वस्त्र, जटिल हेयर स्टाइल, परिष्कृत आभूषण, चेहरे की चित्रकारी शामिल है। यह समुदाय भूमध्य रेखीय वन और व्यापारिक पवनों द्वारा निर्मित गर्म मरुस्थल के बीच पाया जाता है। देखिए गर्म मरुस्थल के बीच में रह रहा है भाई। वैकल्पिक रूप से उष्ण वर्षा ऋतु और ठंडी शुष्क ऋतु इस क्षेत्र की विशेषता है। और यह सुडान तल्य जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। देखिए सुडान तल्य जलवायु होती है, यहाँ पर वैकल्पिक रूप में वो गर्मी पड़ती है, वर्षा ऋतु भी आती है, ठंडी भी होती है, शुष्क ऋतु भी इस क्षेत्र में मिल जाती है, यानी कि सुडान तुल्य जलवायु मानी जाती है। तो इसे कहाँ पर, यहाँ पर एक जनजाति है जो यहाँ पर रहती है, मसाई जनजाति। ठीक है, तो मसाई जनजाति यहाँ रहती है। ये केन्या और तंजानिया की ग्रेट रिफ्ट वैली में पाई जाती है। केन्या और तंजानिया की ग्रेट रिफ्ट वैली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। कुछ सागरों के बारे में जल विद्युत परियोजनाएं पूछी हुई है, कौन सी नदी परियोजना पर है? जैसे नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना जो है आपकी, ये परियोजना आपकी आती है कृष्णा नदी पर। ये कहाँ? कृष्णा नदी पर। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के जिलों में आता है नागार्जुन सागर परियोजना। गोदावरी नदी पर ये नहीं है, तो इसलिए एक गलत हो गया। दूसरा हीराकुंड, हीराकुंड उड़ीसा में है, महाराष्ट्र पर पड़ता है। नरौरा गंगा पर ही पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में है। मेट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु के अंदर है, ये कावेरी पर है, इसलिए आंसर होगा इसका सी। तीनों सही होगा, मैं आपको बता दिया है। अगर अगेन रिपीट करता हूँ, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, महानदी पर है। नरौरा गंगा उत्तर प्रदेश, मेट्टूर बांध और जल विद्युत परियोजना जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। भारत में भू उपयोग वर्गीकरण के बारे में है। देखिए एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ भी आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बंजर और व्यर्थ भूमि। बंजर या व्यर्थ भूमि क्या है? जो भूमि पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से परती के रूप में छोड़ी गई है। ठीक है, तो क्या ये यही भूमि बंजर मानी जाएगी? दूसरा है वर्तमान में परती भूमि, वह भूमि जो एक समय से कृषि वर्ष से उससे कम समय तक के लिए रहती है, खाली पड़ी रहती है। तीसरा है निवल बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर काटी गई
जिस पर उगाई गई फसलें और काटी जाती हैं, फिर निवल बोया गया क्षेत्र, ये ठीक है, ये सही है। वर्तमान में पड़ती भूमि, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए बंजर भूमि वो होती है, ऐसी भूमि होती है पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी उसे कृषि के लिए उपयोगी नहीं बना सकते, तो इसलिए एक गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, एक यानी कि स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो ने डेटा संग्रह का उपयोग करके विभिन्न भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण जारी किया है। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब भाई उपग्रह कहाँ रहता है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर उपग्रह फ्लाई कर रहा है, यहाँ से भाई मीथेन उत्सर्जन के बारे में डेटा इकट्ठा करने की बात कर रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन उत्सर्जन के स्थानीय स्रोतों का पता लगाना आसान है। भैया आसान तो ठीक है, बात तो सही है कि भाई सैटेलाइट हमने घुमा रखा है, उससे हम पता लगा ले रहे हैं, पूरा देख ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, मान लीजिए यहाँ बादल बन गया तो कैसे देख लेगा, कैसे आसान कर देगा, तो ये तो छोड़ देगा ना उन लोकेशंस को। तो इसलिए आप देखेंगे तो एक आसान नहीं होगा। दूसरा देखेंगे मीथेन एक अल्पकालिक प्रदूषक है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। देखिए बिल्कुल सही कह रहा है, ये अल्पकालिक गैस है, लगभग 10 साल तक के लिए ये रहती है हमारे वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, लगभग 80 गुना इसकी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता है CO2 की तुलना में। IPCC ने कहा है, IPCC के उत्सर्जन होंगे, अगर उत्सर्जन में 20 साल के दौरान अगर ये रहती है तो इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता लगभग 80 गुना अधिक होती है। और जो मीथेन है वो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक मानी जाती है, यानी कि देखो CH4 प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है, ठीक है। और अभी इसका जो फील ऊष्मन है, जो यानी कि जिससे फील गर्मी होती है, लगभग वो 1/3 के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। जितना भी अभी पृथ्वी पर ऊष्मन फील हो रहा है उसके 1/3 हिस्से के लिए अकेला मीथेन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर आएगा डी, कथन 1 आपका इसका गलत हो गया, इसका कथन 2 सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिन भी लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत होती है वो मेरा टेलीग्राम चैनल @dreamcsc, आगे लिखता हूँ ड्रीम CSE ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे कोई भी पर्सनल क्वेरीज होती है वो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको चैनल का लिंक दे दूंगा कि जिनको मुझे पर्सनल बात करनी हो, वो आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी हो तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो। किसी को भी किसी भी प्रकार की स्टडी से रिलेटेड हेल्प की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ आप लोग मतलब बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। और सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध होगी। प्लेलिस्ट चेक करते रहें टाइम टू टाइम।